देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरनी में टूटा आसमानी कहर, वज्रपात की चपेट में आकर 2 लोग हुए घायल। इलाज के दौरान एक की हुई मौत, मचा कोहराम। गांवा में बिजली समस्या को लेकर फूटा लोगों का आक्रोश। बिजली कार्यालय के समीप स्थानीय लोगों ने किया मुख्य मार्ग को जाम, विभाग को दिया अल्टीमेटम। विद्यार्थी परिषद ने मनाया राष्ट्रीय छात्र दिवस, झंडोत्तोलन के साथ किया गया उद्घाटन। पौधारोपण और संगोष्ठी का भी हुआ आयोजन। और बरमसिया शमशान घाट में शवदाह के लिए लोगों ने किया हंगामा। गंदगी देख आक्रोशित हो उठे थे लोग। नगर निगम के खिलाफ फूट रहा था सभी का गुस्सा। जिला प्रशासन का ध्यान करवाया आकृष्ट। बिरनी थाना क्षेत्र के अरारी गांव निवासी 13 वर्षीय प्रवीण कुमार वर्मा की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। वहीं उनके 35 वर्षीय पिता बैजनाथ प्रसाद वर्मा घायल हो गए। घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। बिरनी थाना क्षेत्र के अरारी गांव में गुरुवार की दोपहर वज्रपात होने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में बिरनी स्वास्थ्य उपकेंद्र लाया गया, जहां एक की मौत हो गई, वहीं एक को उपचार कर छोड़ दिया गया। बाद में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 35 वर्षीय बैजनाथ प्रसाद वर्मा और 13 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार वर्मा वज्रपात की चपेट में आ गए। बताया गया कि दोनों घर के अंदर थे। इसी दौरान घर के सामने लगे आम के पेड़ में बिजली गिरी और दोनों घायल हो गए। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाने के दौरान प्रवीण वर्मा की मौत हो गई। प्रवीण वर्मा के शव को तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। आपका? मेरा नाम राजू प्रसाद वर्मा है सर। ये कौन लगता है? भतीजा लगता है सर। क्या नाम था? प्रवीण कुमार वर्मा। कितना उम्र है? 13-14 साल सर। क्या हुआ था? सर बजर पत कहाँ घर है? बिरनी थाना सर। हम लोग ग्राम अड़ारी है, प्रखंड बिरनी। आज दोपहर में हुआ ना? जी सर। वहीं एक्सपोर्ट डेट हो गया या कहीं हॉस्पिटल लेके गए थे? हॉस्पिटल लेके गए थे सर। तो हम मृत घोषित कर दिए। सरिया पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जबकि 2 लोग फरार हो गए। बताया गया कि सभी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब कारोबार की सूचना पर गुरुवार की सुबह सरिया थाना पुलिस ने बाघानाल गांव में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। कार्रवाई के बाबत इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने बताया कि गुरुवार की सुबह 5 घरों में छापेमारी कर 1000 किलो जावा महुआ और 150 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। वहीं शराब की भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। बताया कि छापेमारी में कन्हैया पंडित, राजू पंडित, सुरेश पंडित को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डूमर उर्फ सुरेंद्र सिंह और चंद्रिका सिंह फरार हैं। सभी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के अलावे पुनय उरांव, अनिल अभिषेक समेत अन्य जवान मौजूद थे। लाइट है, बिजली कनेक्शन काट दो। लाइट है, बिजली कनेक्शन काट दो। खिलाओ खिलाओ। डिब्बा में ढक्कन लगा दीजिए।
बरमसिया स्थित शमशान घाट की हालत काफी खराब है। गुरुवार को यहां अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोग घाट की हालत देखकर काफी आक्रोशित हो गए। इन्होंने नगर निगम पर गुस्सा जाहिर करते हुए जल्द ही स्थिति में सुधार की मांग की। शहरी क्षेत्र के बरमसिया शमशान घाट में गुरुवार को शव दहन करने गए लोगों ने जोरदार हंगामा किया। यहां पहुंचे लोग शमशान घाट की गंदगी देखकर बिफर पड़े थे। हर ओर कूड़े कचड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। खासकर शवदाह छावनी में कीचड़ और गोबर हर ओर फैला हुआ था। वहीं छावनी में मवेशियों को बांध दिया गया था। बताया गया कि हर साल इसके रखरखाव, साफ सफाई के साथ साथ निर्माण कार्य में नगर निगम की ओर से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। ना ही नगर निगम, ना ही जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता है। लोगों ने शमशान घाट के अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया। साथ ही व्यवस्था देखने वाले लोगों को कड़े लफ्जों में चेतावनी भी दी। लोगों का कहना था कि जो लोग यहां से कमाते हैं उनकी कमाई पर भी रोक लगा दी जाए। ये मसान घाट का यही बना के रख दिया है। जब आता है गरीब भी आता है 25,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। देखो अब व्यवस्था है, कैसे क्या करेगा? आज से बोल रहे हैं कि नगर पालिका को अपना प्रोग्राम यहाँ पर व्यवस्था बनाओ। क्या पोजीशन है यहाँ का देख रहे हो कि इतना कचरा है, कोई नजर नहीं है, खाली बैठा बैठा वहाँ से जिंग हाँकता है। पूरा एकदम व्यवस्था ऊपर चला कोई किसी जरूरत नहीं, यहाँ पर एकदम कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी का। शमशान घाट में अपने आप आज के बाद से जो भी लाश आएगा मुख अग्नि उसका घर परिवार लाश खुद देगा। बस चलो, क्या जरूरत है? हरे यहाँ से तमाशा ही ऐसे तमाशा एकदम बंद करो। कल आदमी अभी साफ करके तब चलेगा, पैसा लेता है ना कि जी ये देखो पैसे से कमाते कमेटी दो चार लोगों का रोजगार हो जाएगा। सफाई करेगा अपना और उसके बाद नगर पालिका से व्यवस्था होगा, वो रखा जाता है। बहुत बार से शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के लिए और जलावन का व्यवस्था सही तरीका से करने के लिए कितना बार हम लोग आवाज उठा चुके हैं। आज तक न तो हमारा इस जगह पर नगर पालिका से कोई आता है, न डीसी ऑफिस से कोई आता है। कभी देखना सुनना नहीं है किसके साथ क्या तबाही है। गरीब आ गया 25,000, अमीर आ गया घर बिल्डिंग लिखवा दो, है ना। इस तरह का डिमांड होता है और जलाने से पहले मरने वाला का क्या दुख है उसको समझ नहीं है। लेकिन इतना छेड़छाड़ होता है कि लास्ट में कोई उठ रहा है 2500 दे दीजिए, अच्छा बाबू मान जो, अच्छा बाबू मान जो, नहीं मानता है। उसके बाद यहाँ गंदगी देख लीजिए, इतना भयंकर गंदगी है कि आज के बाद से हम लोग अगर आप व्यवस्था नहीं करते हैं, आप लोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर नियम निकाल दिए। कोई जरूरत नहीं किसी का अग्नि देने से हमारा पेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के बाद से सब हम लोग स्वयं करेंगे। जितना लाश आवेगा उसके साथ हम लोग मोहल्ला से 20 आदमी आवेंगे, क्या होता है उसको देखेंगे और हम लोग सपोर्ट करके उसका जलावेंगे। हम लोग बोर्ड भी लगाएंगे और हम लोग सपोर्ट करके उसका जलावेंगे। किसी को अब परेशानी भोगना नहीं पड़ेगा। यहाँ से कोई कमाई होने का जरूरत अब नहीं रहती। यहाँ से कोई कमाई होने की आप व्यवस्था नगर पालिका से आग्रह है कि व्यवस्था ऐसा किया जाए कि यहाँ जलावन का व्यवस्था हो, एक परमानेंट व्यक्ति दिया जाए और दूसरा यहीं से 5 आदमी का गवाही रजिस्टर में करके और यहीं से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए, ले पहुँचाया जाए नगर पालिका को। हजारीबाग में जिस तरह से व्यवस्था है, धनबाद में जिस तरह से व्यवस्था है, उस तरह का व्यवस्था यहाँ भी होना चाहिए। और ये गंदगी हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई आदमी गंदगी दे लेने दी, आज के बाद से इस तरह का परेशानी नहीं भोग सकेगा। और किसी कोई भी तंग तबाह करेगा, मोहल्ला से लोग आवेगा और सबको आना होगा, आएगा और यहाँ पर उन लोग का क्रियाक्रम बढ़िया से करके उन लोग को बाइजित भेजा जाएगा। हाँ, उन लोग को शौक श्रद्धा होगा। 500 रुपया कहीं गंदगी देखे, कहीं कोई लगेगा कि चापन खराब है, 500 रुपया दे देता है, कोई हरज नहीं है। वो सब चीज में अगर देता है तो कोई हरज नहीं है। वो जन कल्याण में आवेगा, अगला आदमी आवेगा, उसका व्यवस्था होगा। नदी तक जाने का व्यवस्था सही नहीं है, लगता है कि लुढ़क करके गिर जाएगा।
हाथियों के आतंक से सरिया प्रखंड के ग्रामीण दहशत में है। गुरुवार को हाथियों के झुंड ने खेराघाट, कुशवाहा टोला और बनपुरवा में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेतों में लगे धान, फसल और घर की चारदीवारी समेत कई चीजों को नष्ट कर दिया। सरिया प्रखंड के पुरनीडीह में खैराघाट, कुशवाहा टोला और बनपुरवा में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई है। हाथियों के झुंड ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ चारदीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया गया कि बुधवार की रात करीब 9 बजे दर्जन भर से अधिक की संख्या में हाथियों के झुंड गांव में घुसे। तुरंत ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग सूचना पाकर दल बल के साथ पहुंचा। ग्रामीणों के सहयोग से रात लगभग 2 बजे हाथियों को खदेड़कर गांव से बाहर किया। इस दौरान हाथियों के झुंड ने लाल मोहम्मद के घर की खिड़की, दीवार, चावल, प्याज को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं महेंद्र वर्मा, विजेंद्र वर्मा, धनेश्वर प्रसाद वर्मा, भानु वर्मा, गोविंद वर्मा, प्रदीप वर्मा, दालचंद महतो, दामोदर महतो, सुरेश वर्मा की चारदीवारी, लगभग 3 एकड़ में लगे मकई, अदरक, गन्ना, खेत में लगा धान फसलों को रौंद दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण इन दिनों दहशत में हैं। हाथियों का झुंड एक माह से कभी सरिया पूर्वी छोर के कोयरीडीह, पुरनीडीह तो कभी पश्चिमी छोर के आमनारी, घुटिया पेसरा तो मध्य क्षेत्र के बागोडी, चंद्रमारनी आदि क्षेत्रों में घूम घूम कर नुकसान पहुँचा रहा है। वो बदिया तोड़ के घुसा उसमें। और उसके बाद यहाँ तो पूरे एकदम धसा दिया। ध्यान दिए हो एकदम। मोहम्मद अंसारी, पिता कारू मियाँ, करीबन रात में 9 बजे 10 से 12 हाथी बड़े बड़े आए थे और मेरे घर के पीछे जो खिड़की था उसको तोड़ करके कुछ गेहूं, कुछ चावल और प्याज को भी खा गया और दीवार को भी करे कर दिया। और इससे पहले भी 6 महीना पहले मेरे घर के पीछे प्याज था, सरकार उसमें भी जो है सो कुछ भी अभी तक नहीं मिला। कितने बजे हाथी आए थे? कल 10:30 बजे के लगभग में 25 से 30 की संख्या में आए थे और भारी नुकसान हुआ है। मकई और दीवार वगैरह जो था और यहाँ के सभी किसानों का नुकसान हुआ है। और ऊपर से पदाधिकारियाँ आए, रेंजर वगैरह, तो जाके उन लोगों ने हाथी को भगाया और हम लोग भी मिल के भगाएँ। सभी किसान। फसल में क्या क्या नुकसान हुआ? मकई का और अभी तो खास करके मकई हुआ, कुछ धान का भी खेती गया है, कटहल का गया है, जो था अभी के मौसम में सारा नुकसान है। गैरमजरूआ जमीन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रांची से भू राजस्व की टीम गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और पीरटाड़ अंचल के मधुबन की गैरमजरूआ जमीन और एफसीआई गोदाम के कागजातों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में टीम को कुछ कमी नजर आई। टीम ने संबंधित अधिकारी से कागजात मांगे हैं। गैर मजरूआ जमीन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद गुरुवार को रांची से भू राजस्व की एक टीम गिरिडीह पहुंची और कई मामलों की जांच की। इस दौरान यहां पहुंचे विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण सिंह, पीरटाड़ अंचल के मधुबन की गैर मजरूआ जमीन के कागजातों का निरीक्षण किया और वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। वहीं गिरिडीह एफसीआई गोदाम के कागजातों का भी इन्होंने मुआयना किया। मौके पर उनके साथ प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव के सिंह और एसी विल्सन ढेंगरा के साथ सदस्य रविंद्र सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान जमीन का भौतिकी निरीक्षण किया गया। साथ ही समाहरणालय के भू राजस्व कार्यालय में बैठकर कागजातों की जांच की गई। बताया गया कि फिलहाल कुछ कागजातों में कमी है, जिससे संबंधित कागजात अंचलाधिकारी से मांगा गया है। एक बार फिर टीम आएगी और पूरे कागजात मिल जाने के बाद जांच पड़ताल करेगी। वो
कंप्लीट जो है ऑथेंटिक आप बताइए कब तक रहेगा जो भी फैक्ट्स आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। अभी यही है कि स्थल जांच हाँ, स्थल जांच की स्थल को देखा के प्राइमा फेसी कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जिससे हम लोग पूरी तरह जांच करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाए, और भी बहुत सारे कागजात होते हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो उन सारे कागजातों की मांग हम लोगों ने की है। कागजातों की मांग की गई 1 सप्ताह के अंदर। दो जगह की जांच हमें मिली है। एक पीटा अंचल का मधुबन है जहाँ गैर मजरूह जमीन पर अतिक्रमण का मामला है, और दूसरा गिरिडीह सदर अंचल का FCI का गोडाउन है, वहाँ भी सभी GM लैंड का अतिक्रमण है। तो दोनों जगह की जांच है। हम लोग स्पॉट इंक्वायरी कर चुके हैं और कुछ कागजात वांछित हैं जिनके संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी से मांग की गई, तो उनसे द्वारा बताया गया कि सर ये कागजात लाने में 3-4 दिनों में समय दिया गया। तो हम लोगों ने समय दिया है और नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर आकर जांच को मतलब ये मान के चला जाए जो अभी FCI का गोदाम जिस जगह जिस प्लॉट पर चल रहा है वो GM लैंड पर चल रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे कागजात देखने के बाद ही हम लोग कुछ इस मामले में बता सकते हैं। सदर वीडियो गौतम कुमार भगत ने बरदोगा पंचायत अंतर्गत विभिन्न गांवों में चल रहे मनरेगा योजनाओं के तहत बन रहे सिंचाई कूप, मुर्गी शेड आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंचायतों में बेरोजगारों को चिन्हित कर जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं और काम भी मुहैया कराया जा रहा है। सदर बीडीओ गौतम कुमार भगत ने गुरुवार को मुफस्सिल क्षेत्र के बेरदोगा पंचायत के विभिन्न गांवों में चल रहे मनरेगा योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंचायत में चल रहे योजनाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया और मनरेगा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान सिंचाई कूप, TCV, मुर्गी शेड, बकरी शेड का बारी बारी से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इन सभी योजनाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मजदूरों को कार्य करते हुए देखा गया। मौके पर बीडीओ गौतम कुमार भगत ने कहा कि वैश्विक महामारी को लेकर देश भर में लगे लॉकडाउन से सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। दहाड़ी मजदूर एवं विभिन्न कल कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए हैं और सभी लोग घर में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मनरेगा ही लोगों के लिए कारगर साबित होगा। कहा कि पंचायतों में वैसे बेरोजगारों को चिन्हित कर जॉब कार्ड बनाए एवं काम मुहैया करवाए जा रहे हैं। बीडीओ ने कहा कि यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रोस्टर के अनुसार नित्य प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में चल रहे योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा ताकि योजनाओं को गति मिल सके। तो गाढ़ा कंप्लीट है, उसी तरह जो कुछ है वो और अभी जितना भी मुखिया जी का काम में लगवाइए, सब आज लगवाइए, सब लगा दीजिए। ठीक है, ये जॉब कार्ड खुलिए जाएगा, खुलिए जाएगा, बोलिए काम करना, रोड बन जाता होगा, इसी में लगा दीजिए। नहीं इसमें भी कल से लगाइए, कल से अभी 10-15 योजना का हम लोग जांच करेंगे। शिथिलता के चलते जानते हैं नहीं सर, हम अगर पहले 5 बार आते ना तो कम से कम 10 एकड़ निकलता, 10 एकड़ से कम नहीं निकलता। रोड में था हम छोड़ देते थे, हम चल जाते थे लेता नहीं घूमिएगा, टाउन में रहेगा। तो सर हम लोग तो विशेष करके जानकारी भी नहीं मिला। कैसे काम? 2 एकड़ प्लान उठाइए, कुछ नहीं, 1 एकड़ आम है, 1 एकड़ की मात्र हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे। आप अगर इच्छुक हैं तो आप अभी आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, बैंक पासबुक का छाया प्रति और 2 फोटो अपने रोजगार सेवक को अभी यहीं हम लोग पंचायत कार्यालय आए। आज हम लोग बेरदोंगा पंचायत के बेरदोंगा ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ हम लोग मनरेगा से आम बागवानी, सिंचाई कूप, नाला एवं मेड़बंदी, साथ ही मुर्गी शेड, बकरी शेड वगैरह का जांच करने आए हैं। अभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी योजना चल रही है। खासकर और अभी किसानों को मदद करने के लिए हम लोग मेड़बंदी कर रहे हैं, TCB निर्माण कर रहे हैं और
बहुत सारे लाभुकों को हम लोग पहले से ही मुर्गी शेड और बकरी शेड दिए हुए हैं, उन सब का जांच कर रहे हैं। और जांच के क्रम में हम लोग पा रहे हैं कि अभी जो आम बागवानी है किसानों के लिए बहुत ही लोकप्रिय योजना है और बहुत सारे किसान हमारे आम बागवानी से आच्छादित हो रहे हैं। और नरेगा से हम लोग अभी जितने भी बाहर से अप्रवासी मजदूर लोग आए हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इस पंचायत में करीब 300 अप्रवासी मजदूर आए हुए हैं। सभी को नरेगा के तहत मजदूरी देके इनके भरण पोषण का काम किया जा रहा है और इन्हें रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। कब तक ये प्रवासी मजदूरों का लाभ जो काम मिल जाएगा सर? हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इन्हें सारे काम से इनको जोड़ देंगे। अभी हमने आदेश दिया है अपने पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को कि सभी मनरेगा से जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं उनको जोड़ना है और तुरंत अभी उसको जॉब कार्ड खोलने का आदेश दिया गया है। आज ही हम लोग सभी मनरेगा के तहत जितने भी काम हैं इन कामों में इन प्रवासी मजदूरों को हम लोग लगाने का काम करेंगे और इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का काम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर एकल विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडोत्तोलन के साथ की गई। मौके पर विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस सह राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर गुरुवार को विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज के समीप एकल विद्यालय प्रांगण में झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में पौधारोपण और संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाग संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र हित, समाज हित और विद्यार्थियों के हित के लिए सदैव तत्पर रही है। इस कोरोना महामारी में परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के वंचित स्तर तक पहुंचकर मदद की और आगे आने का काम किया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनीता कुमारी, कुमार गौरव, कुंदन सिंह, अभिनव विशाल, शुभम, राहुल राय, गोविंदा, आशीष, आकाश, रोशन, अभिषेक, शिवम, विजय, भोला, मंटू आदि लोग मौजूद रहे। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र शक्ति भारत माता की जय, वंदे मातरम। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, सह वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आज 72वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 72वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गिरिडीह इकाई के द्वारा एकल विद्यालय में झंडोत्तोलन के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि अभी सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश जो है वो कोरोना महामारी से ग्रस्त है और इस वजह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत साधारण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया। और आप सभी देशवासियों को मैं इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाकर ही निकलेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे और आसपास जो भी लोग हैं उनको भी जागरूक करेंगे और स्वच्छता का पालन करते हुए अपने अपने लोगों के साथ अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम सारे लोगों ने मिलकर इस दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाया और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये छात्र संगठन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हम लोग छात्रों के लिए, छात्रों के हित के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा छात्रों के हित के लिए काम करते रहें। मैं यही सबको, सारे युवाओं को, छात्र संगठन के लोगों को, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कोविड-19 स्वास्थ्य सर्वे, परिवार कल्याण पखवाड़ा समेत अन्य अभियान पर एक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में 11 जुलाई से 24 जुलाई तक परिवार कल्याण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा।
समाहरणालय के सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही गहन जन स्वास्थ्य सर्वे, परिवार कल्याण पखवाड़ा, शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, फैमिली प्लानिंग एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त सिन्हा ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए साफ सफाई बेहद आवश्यक है ताकि संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधित बीमारी न फैले। जिले के सभी प्रखंडों में विशेष परिवार कल्याण पखवाड़ा अभियान 11 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जो 24 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत ऑपरेशन एवं संस्थागत प्रसव का कार्य किया जाएगा। साथ ही इसे लेकर जिले में चल रहे स्टिग्मा अर्थात भेदभाव हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सहिया, आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। कहा कि जिले के कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में रहने वाले लोग घरों में रहे। जिला प्रशासन ऐसे स्थानों को चिन्हित कर नियमित सैनिटाइजेशन का कार्य करेगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन पर बनाए गए एंट्री पॉइंट पर अंदर तथा बाहर जाने वाले लोगों के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना एवं अन्य बीमारियों के लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच की जा रही है एवं स्टिकर चिपकाकर घरों को चिन्हित किया जा रहा है। फिगर हमारा आया 3434 के आसपास ये फिगर हमारा आया। और इसमें ही जो हम लोगों ने सैंपलिंग की बात की तो 914 के आसपास अभी भी ब्लॉक में पेंडिंग है। सर ये देखा गया था जो हम लोग जो वीडियोली बनाए थे जहाँ पर हमारे हेल्थ चेकअप होगा, ये मोस्टली ऑलरेडी किया गया था। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी किया गया। तो जूम मीटिंग में बताया गया तो आप 10 या 12 ऐसा आइडेंटिफाई करके रखिएगा, क्योंकि आपको 3 दिन समय मिल रहा था। तो 3 दिन समय मिल रहा था। 3 दिन के दरमियान एक व्यक्ति को कम से कम 3 जगह पर भेजिए। जो यदि मैनेजमेंट यूनिट आइडेंटिफाई किए रहते तो ये 3000 केसेस निकल के आता, तो आज हमारा फिगर भी कम से कम 10,000 हो गया रहता। 3000 कम से कम हम लोग पूरा कर सकते हैं। आज के रिव्यू का एक मेजर 30% के लोग करता है। सर जो स्टेट में रिपोर्ट दिया है, जो हमारा डेली सैंपल जाता है, हमने उसमें मैनेज कर दिया। बट एक्चुअल में वो चीज जो बाय नेम होना चाहिए। मीटिंग का पैसा था जो आपने मीटिंग तो किया नहीं, क्योंकि आपके गांव लेवल पर जो मीटिंग होना था उसके लिए फंड था एफएमआर कोड में। तो आप यदि आपका अकाउंट मैनेजर को बैठिएगा और कोविड-19 का जो एफएमआर कोड देखिएगा, उसमें देखिएगा पैसा है। आज भी आप उसको गाड़ी हायर करके उस व्यक्ति को 3 जगह या 4 जगह भेज सकते हैं। और पीपीई किट जहाँ तक है, हमको लगता है इस जिला में जितना पीपीई है शायद झारखंड में किसी जिला में। आज हमारे पास अभी भी 500 पीपीई किट आया हुआ है। जहाँ से भी डिमांड आ रहा है हम लोग सफिशिएंट किट दे रहे हैं। फाइल पर लिखता है, एक आदमी स्टिक काटता है, 5 आदमी से कम में नहीं होता है, कम से कम। खाली एलडी चला गया। पिछले दिनों हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। भुक्तभोगियों ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि चोरी की एक घटना एलआईसी ऑफिस के बाहर की है तथा दूसरी सदर अस्पताल के बाहर की। पिछले दिनों शहरी क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिलों की चोरी हो गई थी। गुरुवार को भुक्तभोगियों ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर नगर थाना के सुपुर्द किया। इस दौरान दोनों भुक्तभोगियों ने पुलिस प्रशासन से बाइक को ढूंढने की गुहार लगाई। बताया गया कि बीते 6 जुलाई को एलआईसी ऑफिस के बाहर से उनकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल टपा ली गई है। महज 20 मिनट के अंदर चोरों ने उनकी मोटरसाइकिल को उड़ा लिया। आज सीसीटीवी फुटेज निकालकर थाना में समर्पित किया गया है। पीछे वाला मेरा गाड़ी है और आगे वाला उसके साथ जा रहा है ना। उसका नंबर जूम कीजिए, वो घूम रहा है, हाथ दे रहा है, ये भी घूमेगा तो और फट जाएगा। जूम करके देखिए ना, ये करके मेरा बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्रो, ब्लैक और ग्रे कलर का है। कितना नंबर है गाड़ी? नंबर है JH11 N0541। थाना में JH11 N0541। थाना में कंप्लेन किए हैं? थाना में कंप्लेन उसी दिन किया है, 6 जुलाई को उसी दिन कंप्लेन हो गया है। और प्राथमिकी संख्या है 129/20। ये प्राथमिक दर्ज करवाए हैं। आया
और ये गाड़ी चोरी हुआ जो हम वहाँ से गए अपने कुछ काम के लिए और गाड़ी लगाए वहाँ, वो सारा फुटेज में आया है। इसके बाद जो चोरी किया वो बगल से आया कैसे और कैसे ले गया मेरा गाड़ी, वो पूरा फुटेज में आया है CCTV कैमरा में। इधर एक अन्य भुक्तभोगी वीरेंद्र कुमार वर्मा की मोटरसाइकिल 2 जुलाई को सदर अस्पताल के बाहर से गायब हो गई। इन्होंने भी सदर अस्पताल के कैमरे से CCTV फुटेज निकालकर नगर पुलिस को उपलब्ध करवाया है और अपनी बाइक को तलाशने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। यही है ना, जा रहा है गोल करना, ठीक है। मेरा कहाँ रुकता है पानी पड़ रहा है, रेनकोट लगा, पूरा कोट पहन रहे हैं, रेनकोट। हम बेला टाउन का रहने वाला हैं। हम 2 तारीख को सदर अस्पताल अपना मामा जी को भेंट करने के लिए आए थे, तो हम गाड़ी 11 बजे के कुछ में पार्क में खड़ा किए, तो फिर बारिश हो रहा था तो 2 बजे हम निकले। जब देखें बाइक नहीं है तो CCTV कैमरा में देखें बरसाती पहन के वो निकल गया, जो कि हम टाउन थाना में 2 तारीख को ही आवेदन दिए। हमको अभी तक रिसीव नहीं मिला है, रिसीव लेने के लिए आए हैं और वही बोलना है कि फिर कानून कार्रवाई किया जाए और मेरा बाइक मिल जाए। हो सके। कौन सा गाड़ी था? अपाची सादा गाड़ी है। सादा गाड़ी का नंबर JS11 4080 है। फुटेज में सब आ गया? हाँ, सब कुछ आ गया है। कितना बजे का घटना है? गाड़ी कैमरा में दिखा रहा है, जैसे हमको पता नहीं कैब से निकला है, लेकिन कैमरा में दिखा रहा है 12:07 में लेके निकला है। गांव में इन दिनों लगातार बिजली कटौती से स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। गुरुवार को लोगों ने बिजली कार्यालय के सामने गांव तीसरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होगा तो कार्यालय में तालाबंदी करते हुए सड़क को जाम कर दिया जाएगा। गिरिडीह जिले के गांव में इन दिनों बिजली की लगातार कटौती की जा रही है, जिससे नाराज उपभोक्ताओं ने गुरुवार की सुबह गांव तीसरी मुख्य मार्ग को विद्युत कार्यालय के समीप अवरुद्ध कर दिया और बिजली की लचर व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बताया गया कि बिजली विभाग के द्वारा कुछ दिन पूर्व ही गांव को शहरी फीडर से जोड़ा गया था और लगातार बिजली आपूर्ति की बात कही गई थी, लेकिन ये सारी बातें लोगों के लिए झूठी और खोखली साबित हुई। बताया गया कि विद्युत विभाग को इसको लेकर अल्टीमेटम दिया गया है। अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो बिजली कार्यालय में तालाबंदी करते हुए सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। ये सब मांग बना करके रिमो को सपोर्ट करो। हाँ, वही करें हम लोग, ऐसा नहीं करें, बड़ा लोग गलत नहीं बोल रहे हैं। इससे हम लोगों का लड़ाई था, हमारा साथ करना चाहिए और देंगे भी। पावर कहाँ से बढ़ा देगा सर? पावर जो अभी 35 MVA में तो रोज ब्रेकडाउन होता है, उसमें पावर बढ़ा देगा तो 2 घंटा में होगा। अंदर का कोई गुप्त उपाय बताओ कि क्या करने से हम लोग कुछ ज्यादा डी चालू हो जाएगा, पावर ग्रिड बिजली चालू होगा, बन सुन के तैयार है सर, खाली उसको चालू करना है। हम लोग ऑर्डर करेगा, PM ऑर्डर करेगा, मोदी जी आएंगे, पहले शहरी फीडर का कुछ उपाय आक्रोश तो होगा ही लोगों में। नहीं ठीक है, तो तर्क संगत ठीक करेंगे लोग, ऐसा नहीं है कि लोग आकर के करेंगे। सर आपको भी असुविधा हो रही है, सबको हो रहा है, टोटल लोगों को हो रहा है। गाँव मुख्यालय में जब शहरी फीडर लगाया गया तो गाँव के लोगों में बहुत आशा और उम्मीद जगा कि अब हम लोग को 24 घंटा बिजली मिलेगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से शहरी फीडर लगा है तब से गाँव का बिजली आँख मिचौली करने लगी है और इतना बद से बदतर स्थिति हो गया है कि दिन भर में 10 बार लाइन कटता है और कभी आता है, कभी तुरंत चला जाता है। इतना स्थिति खराब हो गया है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है। मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोग को वेल्डिंग मशीन जहाँ चलता है वहाँ पर लगा कर अपना मोबाइल चार्ज करना पड़ रहा है। घर में स्थिति इतना खराब हो गया है कि बच्चा लोग का तबीयत खराब हो जा रहा है। या गर्मी, इतना भीषण गर्मी में बिजली विभाग का ये रवैया हमको समझ से परे लगता है। हम लोग शहरी फीडर का पैसा देते हैं,
और 12 साल से देते आ रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग को बिजली नहीं मिलता है। इसलिए गाँव के उपभोक्ता काफ़ी आक्रोश में है। इसलिए बिजली विभाग से मेरा नर्म निवेदन है कि हम लोग को शहरी फीडर के अनुसार से, शहरी रोस्टर के अनुसार से बिजली मुहैया कराए, नहीं तो इसके बाद इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाए। ससुराल वालों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए नवडीहा के गोसाईडीह निवासी सुरेंद्र कुमार वर्मा ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया है। सुरेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी घर से गहने और पैसे लेकर अपने मायके में देती थी, जिसका विरोध करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। नवडीहा क्षेत्र के गोसाईडीह निवासी सुरेंद्र कुमार वर्मा ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपकर खुद पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी और अपने ससुराल पक्ष पर जान मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया। इस संदर्भ में सुरेंद्र वर्मा ने एसपी कार्यालय में कुछ फोटो और वीडियो भी जमा किया, जिसमें हमला करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इनके द्वारा जारी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इन्हें कुछ लोग घेर कर मारपीट कर रहे हैं और यह लहूलुहान है। इनका आरोप है कि पत्नी घर से गहने और पैसे लेकर अपने मायके में देती थी। इसी का विरोध करने पर पत्नी के घर वालों ने इन्हें खेत में घेर कर इनके साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान इनके गले में सोने का चेन भी छीन लिया गया है। इन्होंने नवडीहा थानेदार प्रभात कुमार सिंह पर मोबाइल छीन लेने, गाली गलौज करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मेरा पत्नी से विवाद हुआ है। उसमें से मेरा पत्नी ने अपना भाई से हमको तलवार और चाकू से जान से मारने के ईटी से आया था और हमको बहुत मारा। और इसको लेकर हम थाना नवडीहा ओपी थाना गए, वहाँ आवेदन दिए। तो आवेदन मेरा तो लिया, लेकिन मेरा मोबाइल जब्त कर लिया और वहाँ से अभद्र बात कह के मुझे बाहर कर दिया। उसके बाद हम एक आवेदन एसपी साहब को भी दिए हैं, उसका रिसीविंग मेरे पास मिल चुका है। और बोले एसपी साहब से बात नहीं हो पाई है, बल्कि हम उसको आवेदन देके उसके साथ अपना घटना का अपना जो हुआ है मारपीट उसका हम फोटो भी दे दिए हैं। और उसका भाई एक बार नहीं 3 बार हो चुका है, 3 बार हमको मारपीट करवाया है। और मेरे बीवी जो है वो मेरे घर का जितना भी सामान है, पैसा जेवर, वो सब अपना मायके में ले जाके पहुंचा देती है। इसके विरोध करने पर वो अपना भाई से और गांव वालों से मरवाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जेरुआडीह निवासी रिझोलाल महतो की बेटी मनीषा कुमारी ने 10वीं कक्षा में 88.2% अंक लाकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। मनीषा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी है, बल्कि वह कराटे में ब्लैक बेल्ट है तथा खेल कूद, कला, संगीत, स्काउट एंड गाइड में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित है। मनीषा ने बताया कि वह IAS बनना चाहती है। इरादा अगर पक्का हो तो सफलता जरूर मिलती है। इसे साबित कर दिखाया है डुमरी के घोर नक्सलग्रस्त गांव जरुआडीह की बेटी मनीषा कुमारी ने। खेलकूद से लेकर कला, संगीत, भारत स्काउट एंड गाइड में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित मनीषा ने 10वीं कक्षा में 88.2% अंक लाकर अपने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और आगे यह प्रतिभावान बच्ची IIT के साथ IAS बनने का इरादा रखती है। मनीषा कुमारी जरुआडीह निवासी रिझोलाल महतो की छोटी बेटी है, जो इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में पढ़ती है। बता दें कि मनीषा कराटे में ब्लैक बेल्ट, भारत स्काउट एंड गाइड में 2016 से लेकर 2019 तक अपने विद्यालय की ओर से प्रथम स्थान लाकर जहां एक तरफ अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, वहीं अपने जज्बे को कायम रखते हुए इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की ओर से राज्य स्तरीय रसायन प्रदर्शनी 2016, 17, 18 में
प्रथम स्थान लाकर अपने हिम्मत का झंडा गाड़ दिया था। वहीं भारत स्काउट एंड गाइड के अंतर्गत होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी मंजिल की ओर एक कदम आगे बढ़ाया था। तो वहीं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में सत्र 2018-19 में आयोजित किया गया था, उसमें उसने श्रेष्ठ स्थान पाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। इधर 2019 में आयोजित भारत स्काउट एंड गाइड मनीषा को राज्य पुरस्कार हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया। मनीषा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती है और आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नामांकन करवाकर देश की सेवा हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी जाना चाहती है। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से पढ़कर 10th की बोर्ड परीक्षा दी हूँ, जिसमें मेरा 88.2% आया है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं और मैं आगे IIT करके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वह कहती है कि जिस इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ वह घोर नक्सलवाद अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा देकर देश की सेवा करूंगी तथा नक्सलवाद को धीरे धीरे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करूंगी। मैं अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए हैं और मैं IIT करके IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा नक्सलीवाद एरिया है और मैं इन सबको धीरे धीरे करके एक बार तो नहीं कर सकती हूँ बट ट्राई धीरे धीरे मैं ये सबको ख़त्म करना चाहती हूँ और अपने माँ पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। वहीं मनीषा के पिता रिझूलाल महतो का कहना है कि भले ही वह गरीब हैं परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने हेतु हमेशा पहल करते हैं ताकि बच्चे देश और समाज के लिए काम आ सके। मैं जो भी बेटी जो अपना परीक्षा में जो लाई है इस पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम पूरे परिवार बच्चे लोगों को हम प्रोत्साहित करते रहते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करो, राज्य के लिए देश हित के लिए कुछ करके दिखाओ। आज के बच्चे कल का भविष्य का निर्माण, देश का निर्माण बच्चे लोग पर ही निर्भर करता है। हम बहुत इंटायर एरिया में बसे हुए हैं और शिक्षा को बहुत ज़्यादा में हम अपने प्राथमिकता सूची में रखे हुए हैं। बच्चे लोगों को हम उत्साहित करते रहते हैं। भाकपा माले ने उपायुक्त को एक आवेदन सौंपकर हाट बाजार के दुकानदारों को हाट लगाने की अनुमति या लॉकडाउन राहत फंड से नगद सहयोग करने की मांग की है। माले नेताओं ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से हाट बाजार से जुड़े छोटे छोटे दुकानदारों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भाकपा माले गिरिडीह इकाई ने गुरुवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जिले भर में लगने वाले हाट बाजार से जुड़े छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी का सवाल उठाते हुए उन्हें खुली जगहों पर डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए हाट लगाने या उन्हें लॉकडाउन राहत फंड से नगद सहयोग देने की मांग की। बताया गया कि ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार में छोटे छोटे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले हजार लोगों की लॉकडाउन के कारण लगातार होती बदतर स्थिति की मिल रही सूचनाओं के बाद आज भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा एवं जीप सदस्य मनोहर हसन बंटी ने एक संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन डीसी को सौंपकर उपरोक्त मांग की है। इस बाबत माले नेताओं ने कहा कि लॉकडाउन के लगातार लंबे खींचते जाने के साथ साथ हाट बाजार पर निर्भर छोटे दुकानदारों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। अब यदि हाट शुरू नहीं हुआ तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये हम लोग आज भाकपा माले की तरफ से गिरिडीह जिले के उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि गिरिडीह जिले में हजारों हजार लोग ऐसे हैं छोटे दुकानदार जो ग्रामीण इलाके में कस्बाई क्षेत्रों में वो हाट में दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाते थे। लॉकडाउन के कारण उनकी पूरी रोजी रोटी बैठ गई है, पूरा उनका ठप हो गया है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब सारी चीज़ें खुल रही हैं और हर जगह लॉकडाउन के मानकों का जो कोरोना के एहतियात के बतौर जो डिस्टेंसिंग का जो मानक है उसका पालन कराते हुए
उनको खुली जगहों पर दुकान लगाने की छूट मिले। और अदरवाइज वो चूँकि अभी बहुत ही परेशान है, उनका बिल्कुल रोजी रोटी ठप है, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लॉकडाउन राहत फंड से अगर वो दुकान लगाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो उनको लॉकडाउन राहत से उनको पर्याप्त प्रति परिवार 10-15 हज़ार रुपये करके उनको तत्काल उनको भत्ता नगद मिले, ये हमारी मांग है। लॉकडाउन में जो देख रहे होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो हटिया लगता है वो एक बड़ा रोज़गार पैदा करता है ग्रामीण इलाकों में। तो जब बाज़ार में, शहर में अगर खोलने की इजाज़त है तो निश्चित तौर पर उस जगह पे भी इजाज़त हो, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। साथ ही एक और विषय है कि नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार लाठियाँ चलाई जाती है उसको तत्काल बंद किया जाए। और नगर निगम जो सबका फॉर्म भरवाया है, रजिस्टर्ड जो करवाया है कि हम 10,000 इसको देंगे, उसको तत्काल दिया जाए, क्योंकि ये कोरोना काल में सबको बहुत भारी संकट है। भाकपा माले की तरफ। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिरनी में टूटा आसमानी कहर, वज्रपात की चपेट में आकर 2 लोग हुए घायल। इलाज के दौरान एक की हुई मौत, मचा कोहराम। गांवा में बिजली समस्या को लेकर फूटा लोगों का आक्रोश। बिजली कार्यालय के समीप स्थानीय लोगों ने किया मुख्य मार्ग को जाम, विभाग को दिया अल्टीमेटम। विद्यार्थी परिषद ने मनाया राष्ट्रीय छात्र दिवस, झंडोत्तोलन के साथ किया गया उद्घाटन। पौधारोपण और संगोष्ठी का भी हुआ आयोजन। और बरमसिया शमशान घाट में शवदाह के लिए लोगों ने किया हंगामा। गंदगी देख आक्रोशित हो उठे थे लोग। नगर निगम के खिलाफ फूट रहा था सभी का गुस्सा। जिला प्रशासन का ध्यान करवाया आकृष्ट। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।